नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज मैं लेके आया हूं एक ऐसे फंड्स के बारे में, एक ऐसे फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे जो अपने आप में थोड़ा यूनिक है और उसका जो नाम है वो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। तो नाम से थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि जब मल्टी एसेट में कह रहा हूँ तो अलग अलग जो एसेट क्लासेस हैं उसके अंदर ये फंड निवेश करता है। ऐसा क्यों करता है वो, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या इस बैलेंस बना के चलने से अलग अलग एसेट क्लास से ज़्यादा अच्छे रिटर्न आ सकते हैं या आपका रिस्क ज़्यादा हेज हो सकता है, कहाँ कहाँ एक्सपोजर हो सकता है, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे। इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है आशुतोष भार्गव, जो निप्पॉन इंडिया के फंड मैनेजर भी हैं और हेड इक्विटी रिसर्च भी हैं। बहुत लंबा तजुर्बा है आशुतोष जी का और अलग अलग एसेट क्लास पे आज बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। तो जैसे कि हमारी रीत है कि हम फंड के बारे में डिटेल में बातचीत करने से पहले एक नज़रिया फंड मैनेजर का मार्केट में ज़रूर लेते हैं कि इस वक्त उनको मार्केट कैसा लग रहा है। तो आशुतोष जी, पहला सवाल यही है कि इस वक्त मार्केट आपको कैसा लग रहा, आपका अप्रोच क्या है मार्केट पे? तो धन्यवाद नीरज जी। इस समय पिछले 6 महीने में अगर देखें, मार्केट ने एक बहुत अच्छा उछाल दिया है। ब्रॉडर मार्केट में जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है, डेफिनेटली उसने सबको सरप्राइज किया है। इस साल मार्केट्स इतना अच्छा करेंगे एट अ ब्रॉडर लेवल, आई थिंक ये किसी के भी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। अब चूंकि मार्केट चल गया है और कई कारण इसके पीछे रहे हैं, पर इस मार्केट के चलने के बाद अब बहुत कम ऐसी पॉकेट्स बची हैं जहां अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यू गैप बचे हैं। तो जैसा कि बाजार में कहा जाता है, या तो हमें अच्छी न्यूज मिलती है या अच्छे भाव मिलते हैं। अभी न्यूज फ्लो अच्छा है, जो भी न्यूज फ्लो भारत से रिलेटेड है वो सब कुछ अच्छा है, स्टॉक मार्केट में उत्साह है, बट भाव और जो वैल्यूएशन है वो शायद इतने आकर्षक नहीं है। ओनली सेगमेंट जो बाजार का है जहां रिस्क रिवॉर्ड इस समय रिलेटिवली फेवरेबल लगता है वो है लार्ज कैप का। और उसमें एक बड़ा कारण ये है कि जो सबसे बड़ा सेक्टर हमारे बाजार का है, जो कि बैंकिंग, उसने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है डिस्पाइट एक अच्छे अर्निंग सीजन्स के बाद, अच्छे अपग्रेड्स के बाद और राइट वैल्यूएशन के साथ साथ इसके बावजूद भी इस सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो यही एकमात्र सेक्टर है जो बाजार को यहां से ऊपर लेके जा सकता है और ये लार्ज कैप में ही आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट पे हमारा इंक्रीमेंटल रुझान थोड़ा कम हो रहा है और विद इन एक्विटीज लार्ज कैप की तरफ, बैंकिंग की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जा रहा है, झुकाव ज्यादा है वहां। तो चूंकि ये निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड एक बड़ा यूनिक सा फंड होता है क्योंकि इसमें अलग अलग एसेट क्लास में लगे होते हैं पैसे। इक्विटीज में भी होगा, डेट में भी होगा, कमोडिटीज में भी होगा। इस बारे में बताइए कि क्यों इसको हम मानते हैं कि ये यूनिक फंड होना चाहिए। देखिए, जैसा आपने खुद ही बताया कि डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अहम चीज हो जाती है जब हम पूरा इन्वेस्टमेंट एसेट लोकेशन को हम ध्यान में रखते हैं। टिपिकली बुल मार्केट में एसेट लोकेशन पर ध्यान इन्वेस्टर्स का कम हो जाता है क्योंकि इक्विटी में बड़ा पैसा बन रहा होता है और यहीं पे आने वाले समय का जो पोटेंशियल रिटर्न है वो कम होता है। आने वाले समय में वॉलेटिलिटी है, उसके लिए इन्वेस्टर्स तैयार नहीं होते। तो एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं, जैसे कि मल्टी एसेट फंड, ये विभिन्न एसेट क्लासेस में जिनका आपस में जो कोरिलेशन है वो कम से कम होता है, अगर आप इन डिफरेंट एसेट क्लासों के मिश्रण के साथ अगर आप निवेश करते हैं तो बाजार में जो आपका जो स्ट्रेस होता है इन्वेस्टिंग का या जो वॉलेटिलिटी होती है उसको आपकी झेलने की क्षमता बढ़ती है और आप लंबे समय तक बाजार में बने होते हैं। जैसे एक पॉइंट और इसमें जोड़ना चाहूंगा, इसका कोर ये रहता है कि बाजार में जो लीडरशिप होती है एसेट क्लासेस की वो चेंज होती रहती है। तो अगर आप पिछले साल पे नजर डालेंगे, गोल्ड ने एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया था फिक्स्ड इनकम और इक्विटी को, और इस साल गोल्ड फिक्स्ड इनकम और इक्विटी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हर साल डिफरेंट एसेट क्लासेस में लीडरशिप चेंज होती रहती है। तो अगर कोई एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में खराब कर रहा है तो दूसरा एसेट क्लास जिसमें एक टेलविंड बनी हुई है जो आपको सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है, आई थिंक इसमें आपकी जो एक वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी रहती है उसमें स्टेबिलिटी रहती है और आप बाजार में लंबे समय तक बने रह सकते हैं बिना किसी बड़ी चिंता की।
तो आशुतोष जी, अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं। ये जो आपका फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, इसमें आपने एसेट एलोकेशन कैसे कर रखा है? देखिए, बाजार में कई सारे एसेट एलोकेशन फंड होते हैं। काफी सारे फंडों में एक मॉडल का सहारा लिया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स, वैल्यूएशन, मैक्रो और अन्य कई फैक्टर्स के हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि किस एसेट क्लास में हमें आज की डेट पर कितना रहना है। तो उस हिसाब से इसका पोर्टफोलियो का मिश्रण होता है। इसको हमने किसी भी मॉडल के तौर पे हम इस स्ट्रेटेजी को रन नहीं करते हैं। एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें हर एसेट क्लास को एक मिनिमम वेटेज दिया गया है। तो उसमें 3 बड़े एसेट क्लास हैं। डोमेस्टिक एंड फॉरेन इक्विटी एक एसेट क्लास, लोकल फिक्स्ड इनकम एक एसेट क्लास और कमोडिटी जो कि लीड होती हैं गोल्ड के द्वारा, ये एक तीसरा एसेट क्लास। तो 3 एसेट क्लासेस हैं जिसमें हम इक्विटी को सबसे ज्यादा रखते हैं, पर इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं बाकी 2 एसेट्स को, फिक्स्ड इनकम को, कमोडिटीज को, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन उनके एसेट एलोकेशन में बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के मिलता रहता है। 100 रुपए है मेरे पास, आपके पास है, आप फंड मैनेजर, आपके पास 100 रुपए है, तो कितना कितना आप अलग अलग एसेट क्लास में डालेंगे? देखिए, इसमें हमने बड़ा सिंपल रखा है। सिंपल टू मैनेज इसलिए है कि हमने 50% इसको डोमेस्टिक इक्विटी में रखा है। इस डोमेस्टिक इक्विटी के अंदर करीब 70% आज के समय हम लार्ज कैप में हैं और बाकी का हम इसको मिड कैप में डाल रखा है। ज्यादातर हम इसमें स्मॉल कैप अवॉइड करते हैं कि क्योंकि ये कंजर्वेटिव कैटेगरी है। तो ये हाईली एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड है, इक्विटी पोर्शन है, लेकिन इसमें लार्ज और मिड कैप का समावेश है। स्मॉल कैप को अवॉइड किया जाता है। ओके, 20% हम उन जी हाँ कंटिन्यू करिए प्लीज। उसके बाद जो 20 रुपए है या 20% इस फंड का, वो इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल इक्विटीज में डाला जाता है। और नीरज जी, इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट पूल हैं जो इंडिया सबसे अच्छा मार्केट है, सबसे अच्छा पोटेंशियल है, पर इंडिया में भी ऐसे कई प्रॉफिट पूल हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर इंडियन कंपनीज में पैसा डाल के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो कंपनियां इंडिया में नहीं है, तो इसमें हम MSCI वर्ल्ड इंडेक्स का एक ETF लेते हैं और वो करीब 20% इस फंड का में उस इंटरनेशनल इक्विटी का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये करीब 24 कंट्रीज में 1100 कंपनीज जो हैं उनका मिला के एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बेस्ट क्वालिटी ग्लोबल कंपनीज का एक ETF होता है। तो 20% इसमें जाता है। बाकी का जो 30% है वो उसमें से आधा 15% कमोडिटीज में, और उस कमोडिटीज में हमेशा 10% गोल्ड में रहता है। बाकी का जो 5% होता है वो गोल्ड में भी रह सकता है और कुछ और कमोडिटीज जैसे कि क्रूड ऑयल, सिल्वर, निकेल, इसमें भी हम बीच में अपने अनुभव और अपने एनालिसिस के हिसाब से इस पोर्शन में कुछ एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कमोडिटी पोर्शन में भी कोशिश करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेनिंग 12-15% फिक्स्ड इनकम में रहता है, डोमेस्टिक फिक्स्ड इनकम में रहता है। इसको हम लो ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम, जो कि 3 साल से कम की ड्यूरेशन वाले फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, और वेरी हाई ऑन क्रेडिट क्वालिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर हाई क्रेडिट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट इसमें डालते हैं। तो बहुत सिंपल है मैनेज करना। 50% एक्टिव इक्विटी जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप है, 20% इंटरनेशनल इक्विटी, 15% कमोडिटी जिसमें कम से कम 10% गोल्ड है, और बाकी का 15% जो एंकर रोल प्रोवाइड करता है वो हमको डोमेस्टिक फिक्स्ड इनकम से मिलता है। ओके, तो अच्छा एक चीज भार्गव जी, ये फॉर्मूला आपका अपना है या मैंडेटेड है? क्योंकि मैंने देखा कई फंड में तो डोमेस्टिक इक्विटीज में ज्यादा भी होता है, मतलब 60% तक भी कर सकते हैं। तो आप लोग, ये आपका अपना फॉर्मूला है ये? जी, हमारा एक इसमें एक व्यू था कि अगर आप इक्विटी, अगर किसी मल्टी एसेट फंड में या एसेट एलोकेशन फंड में अगर आप उसको एक इक्विटी ओरिएंटेड रखेंगे, टैक्सेशन कारणों के कारण और किसी कारणों के कारण, उसमें आप इन्वेस्टर को एक किसी ना किसी एक्स्ट्रा रिस्क की तरफ भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो हमने इसको इक्विटी को 50% तक सीमित रखा है, और बाकी की जो 3 एसेट क्लासेस हैं
इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड और कमोडिटी, इनको भी केवल नेम सेक के लिए नहीं रखा है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट इनमें भी रखा है, जिससे ट्रू लेवल डाइवर्सिफिकेशन सोल्यूशन मिले। हाई इक्विटी ओरिएंटेड एसेट लोकेशन फंड्स में ये अमूमन एक रिस्क रहती है कि गिरते मार्केट में, जिन मार्केट्स में इन एसेट लोकेशन फंड्स में गिरावट कम से कम आनी चाहिए, उसमें एक एक्स्ट्रा रिस्क बनी रहती है। तो हमने उसका ख्याल रखा है और इस फंड में ट्रू टू द लेवल वेल डाइवर्सिफाइड सिंपल सोल्यूशन देने की कोशिश की है। तो आशुतोष जी, चूंकि आपने इसमें कमोडिटी का पोर्शन 15% रखा है और डेट भी है 15%, वो भी मान लीजिए, इसमें एक रोल प्ले करती है करेंसी, क्योंकि डॉलर अगर बहुत स्ट्रांग हो रहा है तो कमोडिटी वीक हो जाएगी। ये कैसे हेज करते हैं आप लोग कमोडिटी करेंसी का रिस्क? नीरज जी, एक्चुअली ये फायदा करता है। तो इंडिया में हमने देखा है हर 5 साल में एक झटका आता है, करेंसी डेप्रिशिएट होती है। आप पिछले 10 साल 20 साल का अगर एवरेज डेप्रिसिएशन रुपये का निकालेंगे तो करीब करीब वो 3-3.5% के बीच में आता है। तो अगर हमारे पास 30-35% ऐसे एसेट्स हैं जो गिरते हुए रुपये में एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गोल्ड और इंटरनेशनल इक्विटी, डेफिनेटली ये ऑटोमेटिक रुपये हेज प्रोवाइड करता है, जो कि आपको ओनली अगर आप डोमेस्टिक एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आपको फायदा नहीं मिलता। तो इंटरनेशनल इक्विटी का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, पिछले 12 सालों में इंटरनेशनल इक्विटी में 10% डॉलर रिटर्न दिया है, पर इन 12 सालों में इंडिया की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट 3.3% से डेप्रिशिएट हुई है। तो रुपये रिटर्न 13% है और ये रिटर्न काफी सिमिलर है हमारे खुद के मार्केट के लॉन्ग टर्म रिटर्न के साथ। तो ये रुपये डेप्रिसिएशन का एक नेचुरल हेज का डेफिनेटली हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो इन अ वे यू आर सेइंग कि टाइमिंग का रिस्क भी आपके फेवर में जाता है, काफी कम हो जाता है, चूंकि अगर करेंसी का उतार चढ़ाव है और या इंटरनेशनल इक्विटीज में है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो वो रिस्क भी आप इसमें हेज कर लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। तो जो टिपिकली जो हमारे इन्वेस्टर्स की जो परचेजिंग पावर खराब होती है दूसरी करेंसी के टर्म्स में, वो एटलीस्ट 1/3 या उससे ज्यादा पोर्टफोलियो में एटलीस्ट वो बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। गोल्ड क्योंकि रुपी टर्म्स में हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल इक्विटी को रुपी टर्म्स में देख रहे हैं, तो उस डेप्रिसिएशन का एडवांटेज नेचुरली हमको इसमें मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आशुतोष से ये समझेंगे कि एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इक्विटी विद इन इक्विटी का एलोकेशन किया जाता है फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड के बारे में, जिसमें अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश किया जाता है। कैसे इससे बढ़िया रिटर्न जनरेट हो सकता है और रिस्क को हेज किया जा सकता है, ये हम समझेंगे। आज तो जब एक सवाल है मेरे मन में कि जब चूंकि बहुत सारे एसेट क्लास में लगाए, तो मैं एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करता हूं कि मान लीजिए इक्विटीज खूब चल रही हैं, तो उस समय आपका एजम्पशन क्या होता है? कमोडिटीज स्टेबल रहेगी या कमोडिटीज गिरेगी, डेट नीचे गिरेगा? तो मतलब आशंका मेरी ये कहे ऐसा नहीं जीरो सम गेम हो जाए कि एक एसेट चल रहा है दूसरा गिर रहा है, तो फिर बात तो वही हो गई, या फिर एक स्टेबल है दूसरा चलेगा, जब वो स्टेबल हो जाएगा तो ये चलेगा, ऐसा होता है क्या? नीरज जी, जैसा आपने दूसरा बताया, अमूमन वैसा ही होता है। तो ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड इनकम में या गोल्ड में हमें लॉस होने लगता है, उनमें एक कंसोलिडेशन होता है। और जब कभी रिस्की एसेट जैसे इक्विटीज घटते हैं, जैसा कि पिछले साल हमने देखा गोल्ड में 17% का रुपी रिटर्न आया था, ऐसे समय में जब इक्विटी में ब्रॉड इक्विटी में एक नेगेटिव रिटर्न था। तो ऐसा भी होता है कि एक खराब माहौल में गोल्ड जैसी सेफ हेवन रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, और जब इक्विटी अच्छा करते हैं तो गोल्ड और फिक्स्ड इनकम नीचे नहीं जाते, उनका परफॉर्मेंस इक्विटी के सामने थोड़ा कमजोर रहता है। तो आइडिया यही है कि हर एसेट क्लास अपने आप में सक्षम हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने का, पर इनके मिश्रण से जो संतुलन बनता है, उससे जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है, जर्नी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की डेस्टिनेशन। वो जर्नी में आप एक आराम से बिना बम्स के साथ लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो इसलिए जो हमको अगर एंड कस्टमर का या एंड क्लाइंट का लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग करनी है, कई सारे जो कस्टमर्स हमारे अभी 2-3 साल में इस इंडस्ट्री में आए हैं, आई थिंक इस समय जहां मार्केट खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा मार्केट चल चुका है, वैल्यूएशन में ज्यादा कुछ गैप बचे नहीं है,
आई थिंक बहुत सही समय है जहां हमको एसेट एलोकेशन के बारे में सोचना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, ये एक बहुत सिंपल सोल्यूशन आपको निप्पॉन मल्टी एसेट के फॉर्म में ये मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट की एक और खूबी है, देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे इस शो को देखते हुए कि इन अ वे 70% आप इक्विटी में है, 20% इंटरनेशनल इक्विटी भी आपने ले रखी है फंड ऑफ फंड्स के जरिए। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप जब फॉरेन इक्विटी में 20% डाल रहे हैं फंड ऑफ फंड के थ्रू, एमएससीआई के थ्रू, तो आप एक अलग एसेट क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो एकदम डिफरेंट है। आप उसको, ठीक है एक ही क्लास के हैं वो इक्विटीज हैं, लेकिन वो डिफरेंट है। क्या ये सोच के लेते हैं आप? बिल्कुल, तो जैसा मैंने बताया नीरज भाई कि इसमें जो प्रॉफिट पूल है, जो बड़ी कंपनी है, जो $1-1 ट्रिलियन की कंपनीज हो रही हैं, जो रोजमर्रा में हम जो चीजें यूज करते हैं, उनका प्रॉफिट मल्टीनेशनल को जा रहा है, तो उस प्रॉफिट पूल को हम कैसे पार्टिसिपेट करें? एक प्रॉफिट पूल इंडिया के प्रॉफिट पूल से अलग है, तो डेफिनेटली इसमें हम इसकी भागीदारी हमारे निवेशकों को कैसे हो, इसके लिए हमें वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनीज में पार्टिसिपेट करना है। तो ये एक ETF का रास्ता डेफिनेटली इस प्रॉफिट पूल में पार्टिसिपेट कराने के लिए लाभदायक है। करेक्ट, बिल्कुल सही। क्लासिफिकेशन विद इन एसेट भी समझना चाहिए लोगों को। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड हैं और फॉरेन मार्केट जैसे इस समय चल ही रहते हैं, एनवीडिया चल रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, उसका कोई फायदा आपको नहीं है। तो एक अलग एसेट क्लास क्रिएट करके उसका फायदा भी आपको लिया गया। अब मुझे ये बताइए कि जो 50% आप डालते हैं उसमें 70% आप लार्ज कैप में डालते हैं, कैसे चुनते हैं आप ये स्टॉक? या एकदम वो जनरल वाला है कि निफ्टी 50 में गए और ढूंढ लिया वहां से, या उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और फिर ढूंढते हैं कि बढ़िया क्वालिटी की कंपनी ढूंढी जाए? कैसे ढूंढते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा एफर्ट रहता है, मेरा पर्सनल पूरा एफर्ट रहता है बेस्ट टू बेस्ट अल्फा जनरेट करने का। अप्रोच बड़ी सिंपल है, जो हाउस अप्रोच है। 2-3 सेक्टर्स में एक डिसाइसिव राइट रिस्क लेते हैं, क्लोजेट इंडेक्सिंग नहीं करते, इंडेक्स को हक करने का बिल्कुल मंशा नहीं है। इसमें हम 2-3 सेक्टर में एक बड़ा एक डिसाइसिव व्यू लेते हैं, चाहे वो ओवरवेट का हो, चाहे वो अंडरवेट का हो। और अपने हाउस की जो बॉटम अप रिसर्च है, निप्पॉन में एज हेड ऑफ रिसर्च मैं आपको बता सकता हूं, हम 470 से ज्यादा कंपनीज का इंटरनल कवरेज करते हैं, तो उसका एक खासा सपोर्ट मिलता है। और अभी के इसके जो कंपोजिशन पे अगर मैं बात करूं, तो एज अ हाउस, एज फंड मैनेजर, मेरा इसमें रुझान डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स पे ज्यादा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और ग्लोबल डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स पे हमको लगता है कि वहां पे अर्निंग रिलेटेड कंसर्न्स ज्यादा हैं। तो इसमें हमने वो सेक्टर्स को कम रखते हुए, जैसे कि आईटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, इन पे अंडरवेट बनाया हुआ है। और जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जहां पे रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल लग रहे हैं, जैसे कि बैंक्स, पावर और पावर से रिलेटेड काफी सारे सब सेक्टर्स लाइक पावर फाइनेंसिंग कंपनीज, यूटिलिटी जनरेशन इक्विपमेंट कंपनीज, उसके साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी और फार्मा, ये सेगमेंट में हमारा स्लाइट ओवरवेट है। आईटी पे क्यों आप अंडरवेट हैं? नहीं अच्छा लग रहा अभी व्यू, साल 2 साल ठीक नहीं है क्या? देखिए, एक तो ब्रॉडर आईटी इतना घटा नहीं है, तो बारिंग जो 2-4 बड़ी कंपनी है, बाकी सब कंपनीज के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें, एक बाजार में ऐसा मन लोगों ने बना दिया है कि यूएस में रिसेशन नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है 5.5% की जो इंटरेस्ट रेट्स में यूएस में बढ़ोतरी हुई है, उसमें उसका दुष्परिणाम कुछ जो बड़े सेक्टर हैं, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं हमारे आईटी कंपनीज के, जो कि बीएफएसआई सेगमेंट में रहते हैं, या दूसरे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि टेलीकॉम एक्सेट्रा में रहते हैं, वहां डेफिनेटली थोड़ा दबाव ऑर्डर्स पे आएगा, ऑर्डर पाइपलाइन पे आएगा। साथ ही साथ जो प्राइसिंग का एनवायरनमेंट है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई खास प्राइसिंग पावर ऐसे स्लोडाउन के एनवायरनमेंट में इंडियन कंपनीज के हाथ में रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 1 से 2 साल की पर्सपेक्टिव से अर्निंग डाउनग्रेड का रिस्क आईटी सेक्टर में ज्यादा है, बशर्ते अर्निंग अपग्रेड का। तो हम अर्निंग्स को खासा ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट में जैसा मैंने बोला, हमें ज्यादा प्राइस वैल्यू गैप आईटी सेक्टर में नहीं लगते हैं। उससे अच्छा जो हमने डिसाइसिव कॉल लिया हुआ है वो बैंक्स में लिया हुआ है नीरज भाई, जहां हमको वैल्यूएशन और अर्निंग्स दोनों में कंफर्ट आईटी से ज्यादा है। छोटा सा एक अपने दर्शकों के लिए एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ देना चाहूंगा। निप्पॉन फंड को लेकर एक जो लोगों का कंसर्न है, मैं आपके माध्यम से उसको करेक्ट करना चाहूंगा।
टैक्सेशन को लेके कई सवाल हमारे पास आते हैं कि इसका टैक्सेशन क्या है, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड नहीं है। तो मेरा इसमें सिंपल कहना ये है कि ये इसका जो इक्विटी टैक्सेशन है, जो पुराना ओल्ड डेट टैक्सेशन होता था, 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 36 महीने के बाद अवेलेबल होता है, उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट जो हमें मिलता है, अगर कोई भी 3 साल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आता है, तो एंड टैक्सेशन जो इफेक्टिव टैक्स होगा उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, बशर्ते कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड से। तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और आपको टैक्स को लेकर इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी आकर्षक है, इफेक्टिव है। बिल्कुल, तो ये क्लैरिफिकेशन अच्छा कि आपने दे दिया। जो लोग सोच रहे होंगे टैक्सेशन को लेकर के, तो उनको भी अगर वो 36 महीने उससे ज़्यादा के लिए करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा और ऑलमोस्ट वैसे ही हो जाएगा इसमें। आशुतोष जी, शुक्रिया आप जुड़ने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए और ये सब चीज़ें समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये पसंद आया होगा। जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अलग से भी पढ़ाई करें, और आपको ठीक लगता है तो आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते एक और फंड और एक और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।